हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मॉस्को से गीता मोहन मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, कीव से हमारे संवाददाता राजेश पवार इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि इस वक्त मारियोपोल को लेकर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर कब्जा हो चुका है, नहीं हुआ है। क्या इस वक्त आपकी स्टडी, क्या रिपोर्ट्स, क्या सूत्र बता रहे हैं? देखिए, पहले मैं आपकी जो रिपोर्ट आपने भी दिखाई, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, खासकर चेचन फाइटर्स के बारे में। देखिए, चेचन फाइटर्स इस लड़ाई में शामिल हैं पिछले 20 दिन से, लेकिन पिछले 5-6 दिन से उनकी किसी एक्टिविटी पे कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि वो ज्यादातर यहाँ पे हताहत हुए काफी बड़ी संख्या में, और उनमें से ज्यादातर वापस लौट चुके हैं। ये जो चेचन फाइटर्स हैं, ये चेचन मिलिशिया है जो चेचन रिपब्लिक है, रशियन फेडरेशन का एक हिस्सा है। उसके लीडर हैं रमजान कादरोव, और जो कादरोव यहाँ उन्होंने खुद वीडियो जारी किया था इरपिन शहर से, जो कि कीव से महज 25 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस वक्त चेचन फाइटर्स की कोई बड़ी भूमिका इस युद्ध में नहीं है। दूसरा, कोई चेचन फाइटर इस वक्त जो मेरी नॉलेज में है यहाँ यूक्रेन की तरफ से नहीं लड़ रहा है इस वक्त। जहां तक बात है मरियापोल की, मरियापोल में ज्यादातर शहर पे इस वक्त कब्जा हो चुका है रूसी फौज का। रूसी नेवी जो है सी ऑफ अजोव, जो अजोव समुद्र है, वहां से उसके जहाज भी फायरिंग कर रहे हैं शहर के कुछ इलाकों में। कुछ पॉकेट्स बची हैं मरियापोल शहर के अंदर जहां अभी भी लड़ाई जारी है, लेकिन ये जो लड़ाई है ज्यादातर गुरिल्ला वॉरफेयर के तौर पर है, क्योंकि घर से घर और स्ट्रीट से स्ट्रीट उसमें लड़ाई हो रही है। बाकी मोटे मोटे पूरे इलाके पर मरियापोल शहर के रूसी फौज का कब्जा हो चुका है, और इवैक्यूएशन जो है सिविलियंस का अभी भी जारी है। कल 8,000 लोगों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी 1 लाख लोग सिविलियंस जो हैं इस लड़ाई के बीच में मरियापोल के अंदर फंसे हुए हैं। ओवर टू यू। गीता मोहन भी हमारे साथ मॉस्को से हैं, जल्दी से उनका भी रुख कर लेते हैं। इस बीच गौरव भी हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो पोलैंड से इस वक्त हमारे साथ हैं। गीता, आपसे जरा स्थिति मॉस्को की समझना चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेन में तो हम तबाही की स्थिति देख ही रहे हैं। 2 तरीके की जंग यूक्रेन में लोग लड़ रहे हैं, जहां अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, उनके खाने पीने का इंतजाम करना है, वही दूसरी तरफ माकूल जवाब देने की तैयारी भी यूक्रेन को करनी है साथ ही साथ। लेकिन मॉस्को में आप क्या असर देख रही हैं? किस तरीके की रणनीति अब पुतिन की भी रहने वाली है आगे, क्या जानकारी? देखिए, पुतिन के लिए निगोशिएशंस के टेबल पे आना अभी ऐसे कोई आसार इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों से बात करते हैं तो लोग यहाँ पर कैश इकोनॉमी हो रहा है रशिया, इससे लेकर काफी चिंतित हैं और काफी परेशान भी हैं, क्योंकि कार्ड्स नहीं चलना या फिर बैंक्स में लंबे कतार लगना। हम ये सारे रिपोर्ट्स आपके पास लेकर आएंगे। लोगों की क्या स्थिति है या लोग क्या सोचते हैं, इस पर भी हम आपको रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे जो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अभी उनको ऐसा कोई चिंता नहीं है कि उनको खाने पीने की प्रॉब्लम्स होंगे या नहीं, लेकिन हाँ, आगे चलकर क्या होने वाला है उसको लेकर उनको काफी चिंता है। अगर आप मॉस्को का हाल देखें, ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई देश है जो युद्ध लड़ रहा है, लेकिन जो मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट है रूस के इकोनॉमी पर, वो काफी ज्यादा होने वाला है। और इस पर भी रूस काफी अपने कोर ग्रुप के साथ डिस्कशंस में लगा हुआ है कि इन सैंक्शन से कैसे बचे या फिर कैसे इस सैंक्शंस के चैलेंज को टैकल किया जाए, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे बाकी लाइक माइंडेड रूस के साथ जो देश अभी भी खड़े हैं, उनके साथ बिजनेस करके अपने इकोनॉमी को फिर भी स्टेबल रखें। तो ये सारे एस्पेक्ट्स है जिस पर अभी मॉस्को बातचीत कर रहा है, विचार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो है कि बाइडेन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को विजिट करने वाले हैं, और वहां पर क्या फैसला होगा नेटो का, उस पर सबसे कड़ी नजर बनाए रखे हुए है मॉस्को। गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार तमाम जानकारी के साथ। पोलैंड में इस वक्त गौरव मौजूद है। गौरव, ये वो सीमावर्ती देश है जो यूक्रेन से सटता हुआ है। ऐसे में जाहिर तौर पर यहाँ पर जितने भी जो पलायन कर चुके लोग हैं उनकी संख्या वहां पर अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। लेकिन पोलैंड एक ऐसा देश भी जो खास तौर पर इस वक्त उम्मीद भरी नजरों से जिसकी ओर देखा जा रहा है यूक्रेन की ओर से। यूक्रेन उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, पोलैंड डर की नजरों से रूस को देख रहा है, और उम्मीद ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब यहां पर आएंगे तो परिस्थिति की और क्लैरिटी आएगी कि आगे क्या होगा।
पोलैंड एक ऐसा देश है जो न चाहते हुए भी इस लड़ाई में बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। एक लगभग 20 लाख कुछ हजार शरणार्थी यूक्रेन से इस समय पोलैंड में मौजूद है। अर्पिता और नेहा, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि यहाँ लगातार जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में हथियारों के साथ। वो हथियार न केवल यूक्रेन भेजे जाने के लिए है बल्कि यहाँ पर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस अब बहुत तेज हो गई है। पोलैंड को खतरा यह है कि अगर रूस सफल होता है यूक्रेन में तो अगला निशाना पोलैंड ही होगा। हालांकि अंतर यह है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, पोलैंड नेटो का सदस्य है। लेकिन क्या अगर व्लादिमीर पुतिन की और रूस की शक्ति इस तरह बढ़ती गई तो क्या वो इसको मानेंगे? क्या हम असल में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आने वाले महीनों और वर्षों में? तो इसीलिए पोलैंड अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमान मांग रहा है, F-16 मांग रहा है, पैट्रियट मिसाइल्स मांग रहा है, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स मांग रहा है। और वो ये चाहता है कि जो जो गलतियां यूक्रेन से हुई वो गलतियां उससे ना हो, उसकी सुरक्षा पहले से ही बिल्कुल सुदृढ़ हो और इसकी तैयारी अभी से ही बहुत बड़े तरीके से उसने करना शुरू कर दिया है। लेकिन अर्पिता और नेहा, गौरव एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से नेटो देश या अमेरिका की तरफ से वहां पर हथियार भेजे जा रहे हैं पोलैंड में उसकी सुरक्षा के लिए, उससे भी पोलैंड बहुत खुश नजर नहीं आ रहा है। उसका रिएक्शन यही है कि और इंतजाम बढ़ाने चाहिए। क्या इस दिशा में कोई बात की गई है नेटो देशों की तरफ से कि हम किस तरीके से पोलैंड सुरक्षित रहे, उस पर जो खतरा वो महसूस कर रहा है वो ना महसूस करे, या जो हथियार वो चाह रहा है वो क्या पहुंचाए जाएंगे? ऐसी कोई जानकारी? और वो लगातार इन हथियारों की मांग कर रहा है। अर्पिता, आपने और नेहा ने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से खतरा पोलैंड पर अब मंडरा रहा है, जब कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति, उन्होंने मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया, उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसीलिए अब राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद आ रहे हैं। वो जब यहाँ के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो यही बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए हम आपके साथ हैं, आप एक नेटो देश है, नेटो के जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं सब एक पर हमला, यानी पूरे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पर हमला। तो इसीलिए आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की बात हो, चाहे F-16 लड़ाकू विमानों की बात हो, चाहे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात हो, ट्रेनिंग टैक्टिक्स, ट्रूप डिप्लॉयमेंट, ये सब अब बड़े तरीके से किया जा रहा है एक डिफेंसिव मैकेनिज्म में। लेकिन उसी के साथ साथ जो अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स है, जो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, वो भी पोलैंड के ही रास्ते से यूक्रेन में जा रहे हैं और वो हमको दिख भी रहा है यहाँ पर। लेकिन उसका खतरा क्या है? उसका खतरा ये है कि जिस तरह से वो मिसाइलें और रॉकेट्स लेविव में या इवानो फ्रांको में आके गिरे, यानी पोलैंड की सीमा से महज 20 किलोमीटर दूर, वो मिसाइल का खतरा इस तरफ भी आ सकता है। 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी जब इस देश में है तो यहाँ की व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। यहाँ ईंधन का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर पड़ गया। तो यहाँ के लोगों में भी कुछ नाराजगी है कि ये सारा का सारा सिस्टम हम ही पर दबाव क्यों बने और देशों पर क्यों नहीं, और किस तरह की हमें आर्थिक मदद मिलेगी। वो आर्थिक मदद और सामरिक मदद दोनों की आवश्यकता पोलैंड को इस समय बहुत बड़े तरीके से है।